हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। और आज का जो नया टॉपिक है, नई वीडियो मैंने आप लोगों के सामने लाया हूँ, वो मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के, ठीक, किसके, कक्षा 10 के जो जैव प्रक्रम पाठ है, कौन सा, जैव प्रक्रम के तीसरे वाला, ठीक, तो उसका जो है परिवहन, ठीक, क्या है परिवहन, यानी कि परिसंचरण, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ना है, ठीक, इसके बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत केयरफुल करें, और खासकर कक्षा 10 वाले, ठीक, ये कक्षा 10 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो कक्षा 10 वाले हैं, इनके देखिए जो ये जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम को कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो ये जहाँ पे देखिए बायोलॉजी वाला, ठीक, जो जैव प्रक्रम है ये बायोलॉजी के हिस्से में आता है। किस हिस्से में आता है? बायोलॉजी। क्योंकि जानते हैं ये जो कक्षा 10 की है और कक्षा 9 की होती है, जैसे कक्षा 9 की, ठीक, और एंड कक्षा 10, तो इनका जो अलगाया गया है वो क्या है कि भौतिक विज्ञान, ठीक, इसमें भौतिक, ठीक, रसायन और जीव, इन 3 भागों में बांटा, यानी कि क, ख और ग, ठीक, इन 3 खंडों में इसको बांटा गया है, यानी खंड क, खंड ख और खंड ग, इन 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हम आपको ना तो खंड क के बारे में और ना ही खंड ख के बारे में पढ़ाएंगे, सिर्फ हम आपको खंड ग, जीव, यानी कि जीव विज्ञान, ठीक, कौन सी विज्ञान? जीव विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक। इसमें जो है ये तो अब इसे कक्षा 10 में भी, कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में है। तो यहाँ पे बात आपको सिर्फ कक्षा 10 की करनी है। किसकी? कक्षा 10 की। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी में। तो जो बायोलॉजी को है कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो यही कि जो जैव प्रक्रम है इसको कई पार्ट में, तो जैव प्रक्रम जो है इसको क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक। पोषण इन न्यूट्रिशन, श्वसन फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग, और उत्सर्जन यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। ये अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सब कैसे कैसे शरीर में होती है, कैसे कैसे नहीं। तो यहाँ पे जो तीसरे हिस्से का है, कौन से हिस्से का? तीसरे हिस्से का परिवहन। तो मैं आज आप लोगों को ये परिवहन के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आप लोग बाकायदा इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। यहाँ पे परिवहन हो गया, ठीक, और यहाँ पे उत्सर्जन। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो कक्षा 10 की होती है, कक्षा 10 की जो पूरी बुक है, यानी कि साइंस, कौन सी? साइंस किताब है विज्ञान की। तो जो विज्ञान है इसको 5 की इकाइयाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी 5 वाली। ये सब जो खंड हैं, इनमें से आप लोगों को तीसरे, यानी कि जो खंड तीसरा वाला है, यानी कि तो यहाँ पे जो खंड, हाँ, ठीक, इसमें जो खंड दूसरा है, कौन इकाई दूसरी है? तो 2 इकाई वाला जो दूसरी इकाई है, इसमें जैव प्रक्रम है। कौन सा है? जैव प्रक्रम, ठीक। तो यहाँ पे जैव प्रक्रम के बारे में हम आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई सिलेबस की। तो अब आगे हम चलते हैं, ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको आपको उसकी बेस समझना होता है। बिन बेस समझे हम आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक। अगर चल भी जाते हैं तो लेकिन क्या होता है, जैसे कहा गया है, अगर किसी घर की जब नींव ही कमज़ोर है, क्या कमज़ोर है? नींव, यानी कि मान लिया कि ये जैसे छत है, ठीक, ये क्या है? छत है, इसके कुल कितने 4 पिलर्स हैं, और ये नींव है, ये भी नींव है। अब ये ही जब कमज़ोर पड़ गया, यानी कि नींव कमज़ोर पड़ गई, ये एक तरफ बैठ गया और ये भी पिलर बैठ गया, तो क्या होगा? कमज़ोरी ऑटोमेटिक आ ही जाएगी और इसमें दरारें पड़ सकती हैं, खराबियाँ आ सकती हैं और ढह भी सकता है। अगर ये एक बार मजबूत रहेगा, ठीक, ये थोड़ा कमज़ोर रहेगा, तो एक दूसरे को सह लेंगे। तो आपको यहाँ बेस मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक। खासकर कक्षा 9 और 10 वालों को ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं बारी बारी से सभी क्लासेस की वीडियोस आप लोगों को बना करके आपके बीच में पब्लिश करूँगा, ठीक। ये आप लोग का मैं वादा करता हूँ। यहाँ तक कि मैं आने वाले समय में मैं आप लोगों को नीट, ठीक, किसके लिए? नीट के लिए, यूपीएससी के लिए, और एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, उसके बाद
क्या कहते हैं कि तमाम प्रकार की जो जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज के लेकर के हैं सभी को मैं आप लोगों के सामने पब्लिश करूंगा। यहाँ तक कि आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट अगर आउट ऑफ सिलेबस की जानकारियाँ चाहिए तो आप लोग निश्चिंत होकर के आप हमें कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताने को तैयार हूँ। ठीक, और उसके बाद मैं अब चलता हूँ अपने टॉपिक्स पे, यानी कि परिवहन पे। तो परिवहन क्या चीज़ है पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, किसको? परिवहन। तो अब जरा समझिए, यानी कि परिवहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन। तो यहाँ पे आप हम लोग के परिचित हो गए कि परिवहन क्या चीज़ है। उसके बाद ये परिसंचरण जुड़ा है। परिसंचरण इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पे परिवहन ही था तो मैंने परिसंचरण जोड़ा। परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोली जाती है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा एक नस में यानी कि वेन में बहता है, किसमें? नसों में गुजरता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हम आपको जीने में बहुत मददगार स्थापित होती, क्योंकि बिना परिवहन के जो भी कुछ हम आप खाते हैं, क्या है? बिना परिवहन के जो भी कुछ हम आप खाते हैं, यानी कि कह लिया जाए कि जैसे हम लोगों ने सुबह शाम एनी टाइम में कुछ भी खाया, वो कहाँ गया? आइसोफेगस के जरिए होते हुए स्टमक में जाएगा, यानी आमाशय में, आमाशय से हुए उसके बाद ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आमाशय होती है, आमाशय में भी बहुत से प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होंगी, जैसे रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन, एमाइलेज, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी में क्या होती है कि पित्ताशय यानी कि पित्त नलिका आके खुली रहती है। क्या खुली रहती है? पित्त नलिका। तो वो जो पित्त नलिका होती है उसमें से पित्ताशय आता है, क्या? पित्तरस आता है। क्या आता है? पित्तरस। तो वो पित्तरस क्या करता है? उसको यानी कि सड़ाना है। क्या करता है? सड़ाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? एक HCl नाम का एसिड आता है, HCl, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? उसको सड़ने से बचा रहा होता है। लेकिन अब जरा समझिएगा कि जो पित्त रस होता है, पित्त रस में यानी कि पित्त माने पीला और रस माने रस यानी जूस, तो पीले रस यानी पीला पदार्थ हल्का पीला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मल होता है, जो मल निकलती है वो देखिए हल्का येलोइड कलर का होता है, उसी की वजह से होती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? आमाशय में जाती। तो जो आमाशय होती है यहाँ पे, अब जरा हम थोड़ा इसको डायग्रामेटिक ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ यूँ तरीके का, ठीक, ये देखिए यहाँ माउथ है, खाना खाए, ये स्टमक है, यहाँ पे आया स्टमक बाद ये ग्रहणी, यहाँ पे छोटी आंत होती है। ठीक, अब ये जो छोटी आंत होती है यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन का काम चलेगा। कौन सा? डाइजेशन, यानी कि पाचन। ठीक, पाचन का काम चलेगा। अब पाचन का क्या होगा? यहाँ पे वेन आई रहेंगी, क्या होती हैं? नस होती हैं, आई रहती हैं। ठीक, वो नसों के द्वारा क्या होता है? इसमें जितने भी फूड मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी फूड मिनरल्स होते हैं, जब उनका पाचन क्रिया हो जाता है, कौन सी क्रिया हो जाती है? पाचन की क्रिया जब हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है? वो एमिनो एसिड के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? एमिनो एसिड। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाता है? फैटी एसिड। ठीक, किसके रूप में हो जाता है? फैटी एसिड यानी वसी अम्ल। ठीक, वसी अम्ल। ठीक, क्या हो जाता है? अम्ल, वसी अम्ल में हो जाता है, और भी प्रकार की चीज़ों में टूट जाता है। तो अब इसका क्या होता है? यहाँ पे पाचन की नहीं अवशोषण हो जाता है। फिर यहाँ कौन सी क्रिया चलती है? अवशोषण की क्रिया चलती है, अवशोषण। ठीक, यहाँ सॉरी अवशोषण होगा। तो जो अवशोषण की क्रिया चलेगी, कौन सी क्रिया चलेगी? अवशोषण की क्रिया। अवशोषण क्रिया चलने के बाद क्या होगा? यह चला जाएगा नस में, और नस में क्या होती है? ब्लड फ्लूइड होता रहता है। क्या होता रहता है? फ्लूइड होता रहता है, बहता रहता है। तो जो ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड। अब एक बात याद रखिएगा, सिर्फ ब्लड एक ही चीज़ का नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड 3 टाइप का होता है। ये तो आप लोग जानते हो। कितने टाइप का? 3 टाइप का। तो पहला जो होगा इसका टाइप होगा RBC। क्या होगा? RBC। और दूसरा होगा WBC। क्या होगा? WBC। और तीसरा होगा प्लेट, ठीक, प्लेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स हो गया। अब जरा समझिए, ठीक, प्लेटलेट्स हो गया। अब इन तीनों ये क्या होते हैं? और उसमें एक खास बात याद रखिएगा, इसमें प्लाज्मा, ये जो प्लेटलेट्स है इसको प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा के नाम से भी जाना। और इसी जो ब्लड होती है, ब्लड में ही वाटर, क्या होते हैं? वाटर यानी कि पानी, वो भी इसमें जो हम पानी पीते हैं तो वो भी इसका भी एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में जा करके, जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन, किसका? बड़ी जो पानी होती है, किसकी? पानी होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होती है किसमें? बड़ी आंत में।
बड़ी आंत में। और भोजन का पाचन, जो भोजन का अवशोषण होता है, किसका? भोजन का अवशोषण, ठीक। भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। किस में होती है? छोटी आंत में। आप लोग इसको समझते रहिएगा, छोटी आंत में, ठीक। तो यहाँ पे अब छोटी आंत में होगी पाचन का क्रिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पानी का पाचन नहीं होगा, पानी की पाचन जो होगी यहाँ पे जब जैसे बड़ी आंत लगी रहती है, क्या लगी रहती है? बड़ी आंत, उसमें होगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। जब इसमें अमीनो एसिड का पाचन हो जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ब्लड में, यानी कि ब्लड के अंदर नहीं होगा, जो नस होती, सॉरी, नसें में जाएगा। और क्या होता है, जब ब्लड बहता रहता है, क्या होता रहता है? ब्लड, अब जैसे नसें होती है ना इस तरीके से, तो अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे कुछ तरीके से नस होती है, ठीक। अब नस में क्या होता है? आरबीसी, इसमें कण होते हैं बहुत से, ठीक। इसमें जो आरबीसी भी कण होंगे और डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे मैं जो डब्ल्यूबीसी होगा मैं उसको नीले कलर से डिजाइनिंग कर देता हूँ, ठीक। किसके तरफ से? नीले कलर से, क्योंकि देखिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है शरीर में। जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा एक ह्यूमन शरीर में मात्र 5 से, ठीक, कितने? 5 से 6000, ठीक। कितने संख्या में होती है? 5 से 6000 की संख्या में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। लेकिन आरबीसी जो होती है, आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है हमारे आपकी संख्या में, यानी कि एक बूंद में कितने? एक बूंद, ठीक, ब्लड जो होता है वो भी कौन सा? आरबीसी, ठीक। एक बूंद आरबीसी ब्लड में कितने होते हैं? 26 करोड़। कितने? 26 करोड़, ठीक, आरबीसी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? आरबीसी सेल्स। ओके, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो इसकी समझ लीजिए क्या। तो अब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आरबीसी यहाँ से लेकर के या ऐसे ही क्या करेगा, आगे की तरफ में बहता रहता है। अब इसमें क्या होती है? इसमें भी फूड मिनरल्स यानी कि विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सब घुले रहते हैं इसमें ही, वो भी एक दूसरे के साथ बहती है और ऊतक तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? ऊतक से जाता है। कहाँ तक? ऊतक, ठीक। ऊतक तक जा रही हैं। किसके? कहाँ तक जा रही हैं? ऊतक तक। अब ये जरा सोचिए, जो ऊतक है, ऊतक का निर्माण किनसे होता है? बहुत से कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा, हाँ, ऊतक कहा जाता है। बहुत से कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आज याद रखिएगा, यानी कह रहा है बहुत से कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो आप लोग इसको खास ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोशिकाओं का, यानी कि बहुत से सेल आपस में यहाँ पे तो यहाँ पे ब्लड आएगा, और जो उसमें इसके साथ में क्या होगा, जितने भी O2 रहेगा, उसके बाद फूड मिनरल्स रहेगा, यानी कि भोज्य पदार्थ, क्या होगा? भोज्य पदार्थ, ये सब सेल्स में पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँच जाएंगे? सेल्स में, यानी कोशिकाओं में पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो कोशिकाओं में पहुँच रहा है, कहाँ से? माउथ से लिया, ठीक। आप यहाँ पे यानी कि ग्राफ नली, ग्रसनी से होते हुए फिर उसके बाद क्या होता है? अमाशय में जाएगा, अमाशय से ग्रहणी में जाएगा, ग्रहणी से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और इस तरीके से एक मल के रूप में जिसको वेस्ट पदार्थ जो बचता है वो क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है, ठीक। तो अब जरा समझिएगा कि यहाँ पे जो हमने यहाँ से लिया और उसके बाद क्या होता है? फिर जाएगा छोटी आंत में, जब डाइजेशन होगा उसके बाद पहुँच जाएगा कहाँ पे? ब्लड में। तो ब्लड के जरिए क्या होता है? अब यहाँ पे ब्लड का डाइजेशन, यहाँ पे जो पेट होती है ना, पेट वाला पोर्शन, उसमें होगा और पहुँचता कहाँ पे? पूरी बॉडी में। जरा सोचिएगा, जब आदमी मोटा होता है तो पूरी तरह से मोटा होता है, हाथ भी मोटे हो जाते हैं अच्छे खासे, और ये भी होता है, और गाल भी गोले गोले निकल आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? पैर भी जो होती है, तो जांघ वाला पोर्शन वो भी हो जाता है, उसके नीचे का जो पोर्शन होती है वो भी मोटा हो जाता है। तो जरा आप समझिएगा, आखिर खाते तो कहाँ से और निकल कहाँ पहुँच जाती कहाँ पे है? तो ये जो पहुँच रही है वो किसके जरिए? परिसंचरण के जरिए ही पहुँच रही है। किसके जरिए? परिसंचरण के जरिए, यानी परिवहन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? परिवहन। जो भी फूड मिनरल्स हम आप खाते हैं उसका क्या हो रहा है? परिवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही है। अगर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आएगा और जाएगा नहीं, तो क्या ऐसी बात है कि भोज्य पदार्थ नहीं पहुंच पाएगा। और जो भोज्य पदार्थ जब नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की सेल्स काम करना बंद कर देंगी और मर जाएगा सेल। और जब सेल मर जाएगा तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा? हमारी वहाँ की आपकी पोर्शनेस यानी कि पतले होते चले जाए। अब इसीलिए देखिए, जो पैरालिसिस की भी डिसीजेस से जो ग्रसित हो जाता है,
तो इससे क्या होता है, एक पोर्शन उसके पतले दुबले हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखिए कुपोषण जो होते हैं, क्या होता है, कुपोषण वाले रोगी होते हैं ना, उनका बड़ा सा तोदी निकल जाता है और जो हाथ पैर होते हैं, ये हाथ और ये हाथ जो होते हैं काफ़ी पतले पतले हो जाते हैं, और उसके बाद पैर भी काफ़ी पतले, कहते हैं कुपोषण हो गया। ये क्यों हो गया, सही न्यूट्रिशन उसके पास तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक, वो खाते तो खूब है, यानी कि खा रहे हैं उसमें, जैसे कि खा रहे हैं यानी कि 1 किलो का चीज़ 1 किलो खा लिया, कितना खा लिया, 1 kg कोई भी चीज़ खाया, और उसमें से उसको सिर्फ मात्र 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम या 200 ग्राम सिर्फ उसको विटामिन प्रोटीन मिल रहा है। अब बताइए, खा इतना रहा है और निकल इतना रहा है, और 800 रुपये जो 800 ग्राम है, क्या है, ठीक, सॉरी, हाँ 800 ग्राम है, वो सब कहाँ जा रहा है, वो 800 ग्राम नाजायज में चली जा रही है, वो पेट को हांडी बना दे रहा है, पेट को क्या बना दे रहा है, हांडी बना दे रहा है, यानी घड़ा बना दे रहा है। और जानते हो अब इसकी मात्रा जब इतनी, तो उसकी ऊर्जा उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो जाहिर सी बात एक दिन टपकेगा, वो मरेगा, पक्का है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो परिसंचरण में क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह भोजन का आवागमन हो रही है। तो अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो लगभग अब हम आगे बात करते हैं। जो परिसंचरण होता है वो टोटल 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। परिसंचरण कितने प्रकार की हो रही है, 2। तो कौन कौन सी है, एक क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन, ठीक, क्या होता है, एक ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होती है, और दूसरा क्या है कि क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कुल मिला के सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि ओपन माने खुला, ओपन मतलब क्या होता है, खुला, ठीक, परिसंचरण, ठीक, यानी कि खुला परिसंचरण, और उसके बाद क्लोज्ड परिसंचरण, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र हो रहा है। क्या हो रहा है, बंद परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और ये जो परिसंचरण हो रहा है ये किसकी वजह से संभव है, हृदय की वजह से। किसके वजह से, हृदय की वजह से संभव है। सिर्फ इसमें हृदय ही भाग नहीं लेता, इसमें क्या होती है, धमनी, ठीक, क्या होता है, धमनी, ठीक, और सिरा, धमनी और ये सिरा जो है ना, ये भी भाग लेता है। हृदय तो है, मुख्य अंग है, उसके बाद भी धमनी और सिरा भी है। अब यहाँ पे आप ये सब एक महत्वपूर्ण अंग निभाते हैं, किसमें, परिसंचरण तंत्र में। किस तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनी और सिरा, ये सब अहम भूमिका है। उसके बाद क्या होता है, इनकी जो धमनी और सिराएं होती हैं, इनको भी कई कैटेगराइज की गई है, यानी कि इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। धमनी को धमनिका में बांटा गया, किसमें, धमनिका, और उसके बाद धमनिका को, ठीक, और ये धमनिका, इसके बाद क्या है, सिरिका, क्या है, ये धमनिका और सिरिका। उसके बाद क्या होती है कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे के कैपिलरी में मिलती हैं, यानी कि केशिकाएं, क्या होती हैं, केशिकाएं, यानी कि अब यहाँ पे जरा आप समझ रहे हैं, यानी केशिका में पहुँच रही है, किस में पहुँच रही है, केशिका में। धमनी, धमनिका, और उसके बाद केशिका, सिरा, सिरिका और फिर केशिका। यहाँ पे क्या होती हैं, जब धमनी से शुद्ध रक्त आता है केशिका से होते हुए, फिर अशुद्ध रक्त इसमें चला, फिर यहाँ पे हृदय होगा, क्या होगा, हृदय, और हृदय में जाएगा, फिर यहाँ पे इन दोनों के किनारे लंग्स होगा, लंग्स में यानी कि शुद्धिकरण होगा, फिर ऐसे ये अल्टरनेट, मैं इसको आगे अभी पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये वाला। अब पहले हम आपको बता देते हैं खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग समझते रहिएगा। जिस परिसंचरण में पदार्थ सीधे शरीर के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में, सीधे संपर्क में रहता है, यहाँ पे इसमें कैपिलरी भाग नहीं ले रहा है, उसको डायरेक्ट उसके शरीर में ही ब्लड बहता रहता है। अभी तक शायद है कि कुछ लोग ऐसे जीव नहीं देखे होंगे कि जिनका डायरेक्ट ब्लड में ही बहता रहता है। अभी तक तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि हाँ नसों में ही खून बहता है, और ये बात सच है कि नसों में ही खून बहता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं अभी भी इस पृथ्वी पे, यानी एनिमल्स, जिनके क्या होते हैं, नस नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे डायरेक्ट ही उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड होती रहती है, ऑक्सीजन स्किन के जरिए वो ले लेते हैं। किसके जरिए ले लेते हैं, स्किन यानी त्वचा के जरिए वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि जिस परिसंचरण में पदार्थ सीधे शरीर के संपर्क में रहता है उसे ओपन सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। तो आप ये बात समझते रहिएगा, यानी कि उसका डायरेक्ट उसके संपर्क में रहता है, क्या रहता है, संपर्क में। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा जंतु, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा है, ये आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है, क्या है, फाइलम, यानी कि इसको हिंदी में संघ कहा जाता है। क्या होता है, संघ, और यही दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। क्या है, आर्थ्रोपोडा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, यानी कि पादप जगत की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक ही बात है, अदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जीव प्रकार के भी पाए जाते हैं। और क्योंकि ये जो आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है
ज्वाइंट, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है पैर, ठीक, यानी कि जोड़ी युक्त पैर वाले जितने भी जीव होते हैं वो सब किस में पाए जाते हैं, आर्थोपोडा में पाए जाते हैं, ठीक। अब उसके आगे देखते हैं, फिर नोट, इसमें किसी कैपिलरी की आवश्यकता नहीं रहती है। अब ये कैपिलरी क्या चीज़ है, जरा इसको हम बात समझते हैं, यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले रक्त को, यानी किससे, कोशिकाओं तक जाने वाली नस, ये कह लिया जाए क्या, यानी कि कोशिकाओं तक, कहाँ तक, अब इसको मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, यानी कि कोशिकाओं तक जाने वाले रक्त, ठीक, रक्त नलिका को कोशिका कहा जाता है, और केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केशिका, ठीक, क्या कहा जाता है, केशिका। अब इस केशिका को इंग्लिश में कैपिलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिलरी, ठीक। अब यहाँ पे आप बात देख लिया, यानी कि जो केशिका है, केशिका को इंग्लिश में क्या जगह रहा है कि कैपिलरी, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं तक जाने वाली रक्त नलिकाओं को केशिका कहा जाता है। तो आप लोग इसकी बात सहमति हो गए, ठीक। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब जो कैपिलरी है इसकी आवश्यकता किसमें नहीं है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, जब उसमें यानी कि कैपिलरी है नहीं तो जाहिर सी बात है वो खुला परिसंचरण, वैसे ही उसमें फ्लूइड करता रहता है एक दूसरे में, ऐसे पूरी बॉडी में उसकी फैलती बहती रहती है, कभी इधर जाएगी तो कभी इधर से इधर आएगी, कभी इधर से इधर। अब ये मत कहिए कि उसमें हृदय नहीं होता है, हार्ट होती है उसमें, लेकिन पंप करेगा, फैलेगा, फिर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, पंप करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आ जाएगा, उसमें किसी नस की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब आते हैं बात किसमें, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र में आती है बात। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र है, जो क्या इसमें क्या, जो परिवहन किसी पाइपलाइन में बंद होकर गुजरती रहे, ठीक, गुजरे किसमें, किसी पाइपलाइन, पाइप मतलब होता है ये नहीं कि जो पाइप हम लोग बिछाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमारे आपके अंदर भी जो नसें होती हैं, क्या होती हैं, नसें होती हैं, यहाँ लगी रहती है ना, ये देखिए जो नसें होती ग्रीन से दिखती है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये जो ग्रीन सा नस दिख रहा है उपटा सा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको बहुत बढ़िया नस देखना है तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी नसें जब वो अपनी बॉडी ऐसे दिखाते हैं तो उन पे देखिएगा खूब बढ़िया सा नसें उपट आते हैं, क्या होते हैं, उपट आते हैं। जैसे क्या होता है, टाइगर श्रॉफ की देख लीजिए, ऋतिक रोशन की देख लीजिए उठा करके, और भी बहुत से हैं बिल्डर्स लोग, उनमें जो नसें होती है ना, वो एक पाइप है, ये क्या है, पाइपलाइन है, उसके जरिए क्या होता है, उसी पाइपलाइन में क्या गुजरती है, ब्लड बहता रहता है। क्या बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है। अब वो जो ब्लड होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है, फूड मिनरल्स पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रही है, ऑक्सीजन, फूड मिनरल्स, प्रतिरक्षी तंत्र को भी मजबूत बनाए, वो क्या रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में सिस्टम में मदद कर रही है। तो यहाँ पे भी कुछ वही हालात है, ठीक। जो परिसंचरण किसी पाइपलाइन में बंद होकर गुजर रहे, होकर गुजरे, क्या पाइपलाइन में होकर गुजरे, उसे यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब एक बात याद रखिए कि इसमें कैपिलरी पाई जाती हैं। क्या होती है, इसमें कैपिलरी होती हैं, जो केशिका की मैं बात कर रहा था ना, ये वाला, तो इसमें जो होती है इसमें कैपिलरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें क्या था कि कैपिलरी की आवश्यकता नहीं थी। और ये क्या, सभी उच्च जंतुओं में, उच्च मतलब क्या होती है, उच्च जंतु में यानी कि मोलस्का, क्या हो गया, मोलस्का, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, ठीक, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है क्या, हेमिकॉर्डेटा, ठीक, हेमिकॉर्डेटा के बाद आता है कॉर्डेटा, ठीक, क्या आता है, कॉर्डेटा। इन सभी की जो फाइलम यानी उच्च जीव होते हैं, उच्च जीवों में ये सब की प्रेजेंटेशन होती है। तो आप यहाँ पे अब समझ गए कि यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में आपने समझ लिया, और होती किन जीवों में है वो भी आपने समझ लिया। तो हम आगे चलते हैं, इसमें खास जरूरत किसकी पड़ती है। तो अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र होती है, इसकी आवश्यकता क्या है। अब यहाँ पे हम आप जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, ठीक, कि यानी कि परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता, परिसंचरण की क्या आवश्यकता। देखिए, अब ये जो परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होती है, पहली बात क्या होती है, कोशिकाओं तक, किसकी, कोशिकाओं तक, 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 कोशिकाओं तक,
O2 यानी ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, ऑक्सीजन की पूर्ति की, ठीक, पूर्ति। उसके बाद दूसरा है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ की पूर्ति, ठीक, दूसरी हो गई। और तीसरी हो गई क्या, यानी कि शरीर ताप नियंत्रण, ठीक, शरीर ताप नियंत्रण। और उसके बाद चौथी हो गई, क्या हो जाएगा, O2 CO2 यानी कि CO2 की, ठीक, CO2 की बाहर निकासी, ठीक, ये सब माध्यम इसके काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 मुख्य काम हो गए हैं। और ऐसे भी अगर देखी जाए तो जो ब्लड होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम होती है उसके अनंत काम है। क्योंकि अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, तो जो 5वीं मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या है कि यहाँ पे 5वीं है हार्मोन्स, ठीक, क्या होता है, हार्मोन्स का एक स्थान से, ठीक, दूसरे स्थान तक का आवागमन, ठीक, ये काम कर रहा होता है। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ये, इसलिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या है कि यानी ट्रांसपोर्टिंग यानी सर्कुलेशन है, इसकी मुख्य उपयोगिता यहाँ पड़ती है हार्मोन्स का। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है, पीयूष ग्रंथि है, क्या है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है। अब यहाँ जो पीयूष ग्रंथि है अगर हार्मोन्स को रिलीज किया, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्लैंड में मान लिया कि कोई हार्मोन्स निकलती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड तक जानी है। कहाँ पे जानी है, एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है और मेडुला यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटास होती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ होती है, सॉरी, तो यहाँ पे मेडुसा जो होती है वहाँ पे जाना है। तो क्या होगा कि यहाँ जो जो ब्लड बह रही होती है उसी में उसका श्रावण होगा। किसका श्रावण होगा, हार्मोन्स का श्रावण होगा। और वो ब्लड के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जाएगा उन ऑर्गन तक का, यानी कि जो ऑर्गन पे उसको काम करना होता है उस ऑर्गन तक, टारगेट सेल तक जाएगा। और टारगेट सेल पे जाने के बाद वो अपना काम करेगा। लेकिन ये काम कर कौन रहा होता है, जब ब्लड फ्लूइड होगा यानी कि ब्लड बहेगा तभी ये हो सकता है, वरन नहीं हो सकता। तो ब्लड वहाँ तक जाएगा और उसकी जब जहाँ उसकी जरूरत होती है वो अपने जरूरत तक काम करेगा। तो ये काम मकसद हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोशिकाओं की तक यानी कि कोशिकाओं तक किसको पहुँचाना, O2 का। खाद्य पदार्थ का पूर्ति यानी कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको भी कोशिकाओं तक पहुँचा करके उसकी पूर्ति करना होता है। उसके बाद शरीर ताप का नियंत्रण, यानी कि शरीर की ताप अगर नियंत्रित नहीं होगी, यानी कि जब ब्लड बहेगा नहीं तो वाटर का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन नहीं होगा। यानी जो पानी होगी, जब उसकी पानी की आवागमन एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगी तो जाहिर सी बात हमारे ताप का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। और शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वो घट सकता है या बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइम प्रोसेसिंग सिस्टम बदल सकती है और हार्मोनल क्रिया बदल सकती है और जिससे हमारी आपकी डेड हो सकती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, CO2 की बाहर निकासी। अब जो शरीर की है यानी कि जो शरीर में बाहर यानी जो कोशिका होती है, कोशिका के माइटोकांड्रिया और कोशिका द्रव्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी यानी कि CO2 बन रही है, उसको बाहर कौन निकालेगा, उसको बाहर निकालने की क्रिया भी ब्लड के थ्रू ही होती है। तो आप लोग ये बात समझिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है। तो अब इसकी बात, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके आगे हमको समझना होगा कि इसमें कितने अंग भाग ले रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या होती है, इसमें अब अंग जो भाग लेते हैं उसमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना होगा। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे, तो जो परिसंचरण तंत्र है, पहले अब हम आपको जो परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे इसके आगे, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में ठीक तंत्र, ओके। तो जो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र हो रहा है, हम इसके बारे में वर्णन करेंगे आगे की क्लासेस में। तब तक मैं इतना बता दूं कि इस मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में कितनी चीज़ों का उपयोग होता है। तो पहला है यानी कि जब ये बहेगा जाएगा तो यानी हृदय, क्या जानना होगा, हृदय, ठीक, फेफड़ा, हृदय, फेफड़ा, और उसके बाद क्या होगा, छोटी आंत, ठीक, उसके बाद क्या जानना होगा, बड़ी आंत, ठीक, उसके बाद आपको जानना होगा नस, इनके बारे में, धमनी,
ठीक, किसमें? धमनी। ठीक, उसके बाद होगा आपका सिरा, उसके बाद आपका होगा क्या? केशिका, केशिका। तो यानी कि हृदय, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत, धमनी, सिरा और केशिका, इन सबको बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद क्या होगा, अगली क्लासेस में जब आपको उत्सर्जन में पढ़ाऊंगा, तो यानी कि सॉरी, जो मैं आज अगली क्लास में आपको जब कराएंगे तो उसमें आपको ये भी बता देंगे उसकी पूर्ति कैसे होती है, यानी कि जो भी कुछ फूड मिनरल्स और ऑक्सीजन जा रही है वो कहाँ से, कैसे, किस तरीके से काम कर रही है, मैं आपको विस्तार पूर्वक उसका भी वर्णन करूंगा। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो मैं अगले जो मेरी टॉपिक होगी तो मैं आपको पहले यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र में तो ब्लड के बारे में आपको बताएंगे। किसके बारे में? ब्लड। ठीक, क्या होगा? ब्लड। तो ब्लड जो होती है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तब तक आप क्वेश्चन तैयार कर रखिएगा वो टाइप कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बाद ब्लड के कार्य होंगे, क्या होंगे? ब्लड के, ठीक, के कार्य, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वाले। और जो ब्लड होती है वो कौन कौन सी ब्लड किस टाइप की हो रही है, यानी कि जैसे क्या होती है, ब्लड कितने टाइप का है? 3 टाइप, वो कौन कौन सी हैं जरा आप उसको बताइएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और उसके बाद ब्लड के कार्य क्या हैं, तो ब्लड के जो कार्य होंगे वो भी मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। ठीक, उसके बाद नस, ठीक, किसके बारे में? नहीं, पहले ब्लड हो गया, उसके बाद होगा क्या? आपको जानना होगा हृदय के बारे में। किसके बारे में जानना होगा? हृदय के बारे में। उसके बाद ये जो धमनी और सिरा है, क्या है? धमनी और सिरा में। ठीक, धमनी और सिरा। तो आप एक काम करिएगा, ठीक, ये सब आप जान जाएंगे। तो आप मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं कि धमनी और सिरा क्या है? धमनी और सिरा, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंट बताना है आपको। तो आप लोग धमनी और सिरा को अगर डिफरेंट बनाना है तो हमारी व्हाट्सएप नंबर, ठीक, क्या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर यानी कि 87 56 72 और 36 56, इस पे संपर्क करके, ठीक, हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं। तो मैं देखूंगा तब तक कि आप लोग मेरा उस पर क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं कि नहीं देंगे, कितने लोग इसका आंसर दे लेते हैं। तो आप लोग यानी कि 8756723656 पे आप लोग व्हाट्सएप करके बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो आज तक बस इतना ही। मैं कल आप लोगों को फिर मिलूंगा, तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर बना के रखिए।